हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मनदीप आज आपको सुनाने जा रहा हूं एपिसोड नंबर 2, सीओ से शादी। दोस्तों, पहला एपिसोड आपको अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट करके भी बताया। दूसरा एपिसोड भी आप लोग सुनना और कमेंट करके बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और हमें इस कहानी को किस समय पर लेकर आना चाहिए, ये भी जरूर हमें कमेंट में बताना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। विक्रांत को जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, विक्रांत को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो झटके से पीछे मुड़ा और हैरान होकर अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखने लगा। वो उसकी आंखों में घूरकर यही सोच रहा था कि क्या वो इस लड़की को जानता है या नहीं। तभी उसने उस लड़की को कहा, क्या क्या कहा तुमने। विक्रांत ने फोन अपने कान से हटा लिया था। उस लड़की की ओर देखा। वो कैसे सोच सकती थी कि विक्रांत उसे शादी कर लेगा, जबकि वो तो उसे जानता तक नहीं था। और विक्रांत कोई ऐसा वैसा इंसान तो था नहीं जिसको सिर्फ शादी की जरूरत थी। वो तो बस अपने दादा के लिए शादी कर रहा था। और विक्रांत तो एक ऐसे अमीर और ताकतवर फैमिली का बेटा था। वो ऐसे किसी को हाँ कह सकता था। तभी विक्रांत ने उस लड़के से एक और सवाल पूछा, क्या क्या तुम मैरिज ब्यूरो से हो। यह सवाल सुनकर तो इशिका और चौंक गई। उसने अपने होंठ काटते हुए जवाब दिया, नहीं तो। उसे पूरा यकीन था कि ज्यादा रोने से उसका मेकअप पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिस बातचीत को उसने अनजाने में सुन लिया था। उसे सुनकर इशिका ने यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया था कि वह इस कोर्ट हाउस से आज शादी किए बिना नहीं जाएगी। और चूंकि इस आदमी को पत्नी की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा विक्रांत को ऑफर शादी के लिए कर दिया था। इशिका की आंखों से पानी भी तो गिर रहा था। तभी उसने विक्रांत की आंखों में देखा और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें पत्नी चाहिए है ना। हाँ, मुझे चाहिए, विक्रांत ने झटके से जवाब दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि शायद ये लड़की उसकी समस्या का समाधान हो सकती है, क्योंकि उसे आज के दिन ही शादी करनी थी। घर पर उसके दादाजी उन दोनों का वेट कर रहे थे। तभी इशिका ने अपनी कहानी को जल्दी जल्दी से विक्रांत को बताना शुरू कर दिया। देखिए, वो मुझे मेरी शादी के दिन छोड़ गया। मैं मैं पूरी तरह से आपको कहानी बताकर तो बोर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपको भी एक पत्नी की जरूरत है। मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि अब मेरे पास वापस जाने का कोई सवाल नहीं है। मैं या तो आज शादी करके ही किसी के साथ जाऊंगी, या फिर मुझे मेरी मौत ही स्वीकार है। तभी विक्रांत ने उस लड़के को बड़ी गौर से देखा। उसके खराब हो चुके मेकअप के बावजूद भी उसका मानसिक रूप बिल्कुल ठीक लग रहा था। विक्रांत ने सोचा कि शायद यही रास्ता सही है, और खुद आज भगवान ने उसका सही रास्ता साफ कर दिया है। उसके सामने जो उसको जरूरत थी वो लाकर रख दिया है। तभी विक्रांत ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। जैसे ही सामने से किसी ने फोन उठाया, विक्रांत ने सख्त आवाज में कहा, एजेंसी से पैसे वापस लेने की व्यवस्था करो। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा, ऑफिस में मिलते हैं। विक्रांत ने यह कहा और फोन काट दिया और अपने जेब में रख लिया। तभी उसने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, चलो शादी कर लेते हैं। मुझे इस समय सख्त जरूरत है, इसलिए ज्यादा छानबीन करने का समय नहीं है। चलो जल्दी, विक्रांत ने कहा। और विक्रांत की बात सुनकर इशिका ने सहमति में भी अपना सिर हिला दिया। आखिरकार उसे भी तो किसी ने छोड़ दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि आरव वापस लौटने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसने उसका नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। इशिका अपने मन में सोचने लगी थी कि उनका रिश्ता कहां बिगड़ने लगा था। आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। यही सोचते सोचते उसका मुंह बिल्कुल मायूस सा हो चुका था। वो अपने दिमाग पर लगातार जोर देने की कोशिश कर रही थी कि उसको कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे पता लग जाए कि आरव ने उसे क्यों छोड़ा और तन्वी को क्यों चूज कर लिया। तभी लगातार विक्रांत उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसे उसका चेहरा कुछ खिलखिला सा नहीं लगा। तभी उसने उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम ऐसे ही अंदर जाओगी। विक्रांत की बात सुनकर इशिका अपने होश में आई और 1-2 मिनट बाद उसने अपना चेहरा ठीक करने की सोची और कहा, मैं अपना चेहरा ठीक कर लूं, आप अंदर चलो। अंदर ही मिलेंगे, इशिका ने जवाब दिया और मुड़कर वापस वॉशरूम के तलाश में निकल पड़ी। विक्रांत को लगा था कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जितना सोच लिया था
उसे जल्दी तो उसने मेकअप पहुंच लिया था, क्योंकि उसके पास कोई टचअप का सामान नहीं था। इसलिए उसके पास सारे मेकअप को हटाना ही अच्छा विकल्प था, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मेकअप होता तो बहुत भद्दा लगता। इसलिए उसने सोचा कि सारे मेकअप को धो ही लिया जाए और अपने असली रूप में आ जाए। जैसे ही इशिका अपना मुंह धोकर वापस आई, विक्रांत वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। वापस आने के बाद इशिका ने विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि कम से कम वो किसी भद्दे आदमी से तो शादी नहीं कर रही। देखने में वो अच्छा और ठीक लग रहा था। जैसे ही विक्रांत ने इशिका को देखा, वो मेड़ा और रिजर्व्ड कमरे की ओर बढ़ने लगा। इशिका भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई और दोनों सामने जज के सामने जाकर बैठ गई। जब जज ने देखा कि ये सिर्फ दो ही आए हैं, इनके पास कोई और गवाह या कोई और वकील नहीं है, तो जज ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई गवाह नहीं है? जज की बात सुनकर विक्रांत और इशिका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उन दोनों के पास उनका अपना अपना कोई गवाह मौजूद नहीं था। गवाह तो छोड़िए, वो तो खुद आज एक दूसरे के लिए अजनबी थे। जज को तो यह बात पता ही नहीं था कि उनकी मुलाकात तो अभी थोड़ी देर पहले हुई है और पहले मुलाकात में वो सीधे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तभी इशिका को तुरंत एहसास हुआ कि विक्रांत एक बहुत ऊंचे लेवल का आदमी है, क्योंकि जज भी उसे जानता था और उसने एक प्राइवेट रूम रिजर्व कर लिया था ताकि उसी की सुनवाई उस कमरे में हो और कोई उसे पहचान ना पाए, कोई ये ना जान पाए कि विक्रांत ने शादी कर ली है। अगर कोई ये जान लेता तो मीडिया में तुरंत की तुरंत खबर फैल जाती, लेकिन विक्रांत नहीं चाहता था कि यह खबर बाहर फैल जाए और किसी को पता चले कि विक्रांत ने शादी कर ली है। इसलिए आज उसने अपने जज के साथ प्राइवेट रूम बुक किया था। तभी जज ने मुस्कुराते हुए विक्रांत की तरफ देखा और कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं गवाह को बुला लेता हूं। तभी जज ने इशारा किया और दो लोगों को बुला लिया। वहां पर एक आदमी और एक महिला आ गई थी। उस आदमी को विक्रांत की तरफ से गवाह बना दिया गया था और उस महिला को इशिका की तरफ से गवाह के रूप में पेश किया गया। जितनी लंबी प्रोसेस होनी चाहिए थी उतना कुछ भी नहीं हुआ और तुरंत ही वो दोनों अजनबी एक कानूनी रूप से शादी में बंध गए थे। जज ने वो तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूं। यह सुनकर इशिका ने कई बार पलकें झपकाई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी सच में शादी हो गई थी या उसने शादी कर ली थी। सामान्य परिस्थितियों में उसे अपने पति को उसके होठों पर एक बड़ा सा किस देना चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्लानिंग की थी कि जब वो लोग कोर्ट में शादी करेंगे तब वो कोर्ट में एक दूसरे को बहुत लंबा किस करेंगे और वो भी होठों पर। इशिका ने अपने पास में बैठे उस अजनबी की ओर देखते हुए, जिसे वो आज जान गई थी, उसका नाम विक्रांत ग्रोवर था और वो अब भी उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी शादी विक्रांत ग्रोवर से हो चुकी थी। तभी वहां खड़े उन गवाहों में से एक ने पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, क्या आप लोग फोटो खिंचवाना चाहेंगे? विक्रांत ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। फिर उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया और जज साहब की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सर, आज के लिए धन्यवाद। तभी वो मुड़ा और बाहर निकलने लगा और बाहर निकलते निकलते उसने कहा, चलो बाहर आ जाओ, पिक्चर क्लिक करवा लेते हैं। इशिका अब भी इस पूरी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विक्रांत ने स्वीकार कर लिया था कि उसने एक अजनबी से शादी कर ली है। विक्रांत तो पूरी तरह से सहज नजर आ रहा था। इशिका ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बाहर आ गई। उसने देखा कि विक्रांत कोर्ट हाउस के सामने खड़ा था और उसने अपने हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट ले रखा था। इशिका धीरे धीरे से विक्रांत के करीब आई और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पिक्चर क्लिक करवाते समय इशिका के चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में किसी अनजान आदमी से शादी कर ली है जिसे वो जानती तक नहीं। इशिका अपने ख्यालों में डूबी हुई, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अगर हम तस्वीर खिंचवा रहे हैं तो इसे ऐसा दिखना चाहिए कि हमने सच में शादी की है। तभी विक्रांत ने कहा। विक्रांत देख रहा था कि इशिका कुछ उलझनों में है। विक्रांत सोच रहा था कि कहीं ये ऐसा ना कह दे कि उससे गलती हो गई और वो शादी तोड़ना चाहती है। जैसे ही इशिका ने विक्रांत की बात सुनी, वो झटके से होश में आ गई और उसने कहा, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या मैं तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हूं? वो धीरे से बुदबुदाई। इशिका ये तो जानती थी
कि तस्वीर जरूरी थी, लेकिन उसका टूटा हुआ दिल, जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसकी आंखों के सामने था। क्या उसे हमेशा हर चीज में इतनी जल्दबाजी करनी पड़ती थी जिसे वो खुद से संभाल भी नहीं सकती थी? क्योंकि वो तो एक ऐसी लड़की थी जो सभी काम को सोच समझकर धीरे धीरे किया करती थी। लेकिन आज उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी कुछ देर पहले वो आरव का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो किसी की पत्नी बन गई थी, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। तभी विक्रांत ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे एक तस्वीर चाहिए। उसने साफ साफ कह दिया था कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे फोटो तो खिंचवानी ही पड़ेगी। इसमें पूछने और ना पूछने और मर्जी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इशिका ने विक्रांत के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी बात मान ली, क्योंकि यह फैसला भी तो इशिका ने लिया था, पहल भी तो उसी ने की थी। उसी ने तो जाकर सीधा शादी का प्रस्ताव उस इंसान के पास रखा था जिसे वो जानती तक नहीं थी। अब जब वो उस इंसान से शादी कर सकती है जिसे वो पहचानती नहीं थी, तो उसके और भी कामों में साथ तो दे ही सकती थी। तभी इशिका ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और दोनों ने एक मुस्कान के साथ आगे की कोशिश की, लेकिन फोटो में उनकी मुस्कान आधी अधूरी ही रह गई थी। इशिका ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका तो बेचारी का दिल टूटा हुआ था। आरव का धोखा उसके मुस्कान पर हावी हो रहा था, लेकिन विक्रांत भी मुस्कुराने का आदी नहीं था, इसलिए उसके लिए भी ये मुश्किल हो रहा था। फोटोग्राफर को कई शॉट्स लेने पड़े ताकि कम से कम एक तस्वीर में उनके मुस्कान थोड़ी सी रियल लगे। कहीं ऐसा ना हो कि देखने वाले को यह लगे कि दोनों के साथ कोई प्रेशर किया गया है और तभी दोनों एक साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। इसलिए फोटोग्राफर लगातार फोटोग्राफ्स लिए जा रहा था। उसने कुछ और फोटोज ली। तभी विक्रांत ने उसको अपना ईमेल आईडी दिया और कहा कि सॉफ्ट कॉपी उसे भेज दी, क्योंकि फोटोग्राफर ने उसे बता दिया था कि हार्ड कॉपी तो सर एक हफ्ते के बाद ही मिल पाएगी और वो इसे हार्ड कॉपी में तभी ले सकते हैं। लेकिन विक्रांत को तो आज ही उसके दादाजी को फोटो भी दिखाना था, इसलिए उसने उसको ईमेल आईडी दे दिया था ताकि वो सॉफ्ट कॉपी में से अपने दादाजी को वो फोटोज दिखा सके, जिससे दादाजी को पूरा यकीन हो जाए कि उन दोनों ने शादी कर ली है। तभी विक्रांत ने मैरिज सर्टिफिकेट को इशिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे संभाल कर रखो। इशिका ने मैरिज सर्टिफिकेट अपने हाथ में ले लिया और वो उसे लगातार बार बार पढ़ती जा रही थी। उस पर पूरा नाम लिखा हुआ था, इशिका अरोड़ा, और वो अब कानूनी रूप से विक्रांत ग्रोवर की पत्नी बन गई थी। विक्रांत ने इशिका को पार्किंग की तरफ इशारा करके कहा, चलो, और वो खुद पार्किंग की ओर बढ़ने लगा। तभी इशिका ने विक्रांत के पीछे चलते चलते विक्रांत से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी विक्रांत ने बड़े ही सरलता से कहा, अपने दादाजी से मिलने। वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे पता था कि अभी शादी हुई है तो इशिका के मन में ढेरों सवाल होंगे। वो कोशिश करेगा कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही जवाब दे। तभी इशिका ने पूछा, क्यों? हमने अभी शादी की है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने दादा से मिलवाऊं। विक्रांत ने फिर सहजता से कहा। वो पहले ही जरूरत से ज्यादा बोल चुका था और अब ज्यादा बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी इशिका ने हल्के से आवाज में जवाब दिया, ओह। पार्किंग में विक्रांत अपनी मर्सिडीज के सामने आकर रुक गया, जो एक नए मॉडल की थी। इशिका को कारों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो समझ गई थी कि यह कार तो बहुत महंगी और लग्जरी थी। ये देखने में बेहद आकर्षक और महंगी लग रही थी। विक्रांत जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और विक्रांत ने इशिका से कहा, अब बैठ भी जाओ, बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? और जैसे ही विक्रांत की आवाज इशिका के कानों में पड़ी, वो अपने होश में वापस आई। उसे अब यकीन हो गया था कि ये जो लड़का है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसे खुश होना चाहिए था कि उसकी शादी एक अमीर और हैंडसम आदमी से हो गई है, लेकिन उसका टूटा हुआ दिल अभी भी खुशी महसूस नहीं कर रहा था। उस दिल में तो बार बार वही आरव का ख्याल आ रहा था, क्योंकि आरव के साथ इशिका ने लंबा समय बिताया था। तभी विक्रांत ने देखा कि यह गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही। उसने फिर कहा, इशिका, गाड़ी में बैठ जाओ। उसके बाद इशिका भी गाड़ी में बैठ गई। दोनों घर की ओर चले गए। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इशिका से मिलने के बाद विक्रांत के दादा उसे अपना पाएंगे या विक्रांत के घर वाले इशिका को अपने घर की बहू बना पाएंगे? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ।
दोस्तों सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। एक वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और हमें बताते रहें कि आपको कहानी कैसी लग रही है।